Dear students, our next topic is power in AC circuit. पावर जो टॉपिक है हम क्लास 9 से स्टडी करते आ रहे हैं. पावर का जो बेसिक फॉर्मूला है वो है वर्क डन अपॉन टाइम या एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन टाइम. तो यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी. तो उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या होगी? द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ कॉल्ड इट्स पावर. यानी कि पावर का फॉर्मूला E अपॉन टी. तो बट हमने 10th क्लास में जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टडी करा था या हमने 12th में जो हमारा चैप्टर 3rd था उसमें हमने इन ए डीसी सर्किट स्टडी करा था. यानी कि जब हम एक बैटरी कनेक्ट करते हैं 20 वोल्ट की बैटरी, तो पावर का जो फॉर्मूला था बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट P इक्वल टू V इंटू आई. अगर हम AC सर्किट की बात करें तो हमारा जो EMF इंड्यूस होती है, ऑल्टरनेटिंग EMF या ऑल्टरनेटिंग करंट, बोथ वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड आर जनरली नोट इन फेज. ये हमने देखा था, 3 केस स्टडी करे थे. प्योरली रजिस्टिव के केस में तो इन फेज था, बट इंडक्टिव और कैपेसिटिव के केस में वो आउट ऑफ फेज था. 90 डिग्री का डिफरेंस था इन दोनों के बीच में. एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंड्यूस्ड EMF, जो ऑल्टरनेटिंग EMF है और जो ऑल्टरनेटिंग करंट है, उनकी वैल्यू भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरी करती रहती, चेंज करती रहती. साइन ग्राफ से हमने स्टडी करा था. सो फाइनली हम AC सर्किट की पावर को किस तरह से डिफाइन करेंगे? फॉर एन AC सर्किट वी डिफाइन इंस्टेंटेनियस पावर. इंस्टेंटेनियस इसलिए क्योंकि पर्टिकुलर किसी टाइम पे कितनी पावर होगी, क्योंकि AC की तो वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही है. सो वो डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट. यानी कि रहेगा तो V इंटू वाई, लेकिन पर्टिकुलर टाइम पे जो वोल्टेज होगी और कोरस्पॉन्डिंग करंट होगा, उनका जो प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ कॉल्ड पावर इन AC सर्किट. सपोज इन एन AC सर्किट द वोल्टेज एंड करंट एट एनी इंस्टेंट इज. तो हमारा जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है उसका फॉर्मूला कितना हो जाएगा? E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी. ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. एंड I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी माइनस वाई. तो इसमें हमारी जो वोल्टेज है वो लीड कर रही है फाई एंगल से, यानी कि दोनों में कोई ना कोई फेज एंगल का डिफरेंस है, वो फाई है. ये हमारी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का फॉर्मूला है या ऑल्टरनेटिंग करंट का फॉर्मूला है. ये कोरस्पॉन्डिंग मैक्सिमम वोल्टेज और ये मैक्सिमम करंट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वेयर फाई, ये वाला फाई, इज़ द एंगल बाय विच द वोल्टेज लीड्स द करंट आई. ठीक है, इसमें वोल्टेज लीड कर रही है करंट से. द इंस्टेंटेनियस पावर इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि इंस्टेंटेनियस वोल्टेज एंड इंस्टेंटेनियस करंट. तो इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट कर देंगे. नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करा? पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब ये ऐसा इसलिए करा है क्योंकि एक मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनता है जो 11th क्लास की जो मैथ है उसमें है. तो मैथ्स वाले बच्चे तो जानते हैं, बायो वालों आपको सिर्फ इसे याद रखना है एज इट इज़. ये होता क्या है बता देता हूँ कि 2 साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है? कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी. तो ये इसको याद ही रखना पड़ेगा. वैसे वेरीफाई कैसे करेंगे? ए आपको पता है एंगल है, बी भी एंगल है, तो आप यहाँ पे 30 डिग्री 45 डिग्री 60 30 कुछ भी पुट करके आप LHS इक्वल टू RHS वेरीफाई कर सकते हैं. इसके प्रूफ की तरफ हमने ध्यान नहीं देना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी. तो यहाँ पे ए ओमेगा टी है, बी क्या हो जाएगा? ओमेगा टी माइनस वाई. तो ई नोट आई नोट अपॉन 2 एज इट इज़ बाहर आ जाना है. अब देखो कोस ए माइनस बी, ये रहा कोस ए माइनस बी, यानी कि इन दोनों एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो. ओमेगा टी में से जब ये माइनस करेंगे पूरा एंगल, तो ओमेगा टी तो कैंसिल हो जाना है, बट प्लस का फाई आ जाएगा. तो एज इट इज़ ये रहा. वीडियो पोज करके अच्छे से देख भी सकते हैं. माइनस कोस ए प्लस बी, माइनस कोस ए प्लस बी में क्या हो जाएगा? इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा. ओमेगा टी प्लस ओमेगा टी 2 ओमेगा टी माइनस 5. तो ये हमारा पावर की एक्सप्रेशन आ गई है. तो आपको अब यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान देना जरूरी है कि इसमें 2 टर्म्स हैं. इस टर्म में देखो टाइम कहीं भी नहीं आ रहा, टी नहीं आ रहा, बट इसमें क्या टी आ रहा है, स्मॉल टी. तो जो हमारी ये सेकंड टर्म है, ये जो टर्म है ये टाइम डिपेंडेंट टर्म है ना, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है. और आपको पता है कि जो AC में क्या होता है, एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होता है. तो जो एवरेज पावर होगी, डिसिपेटेड एवरेज पावर, वो 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे टी वाली टर्म आ रही है. तो हम इसको अब नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि एवरेज तो पूरे एक साइकिल की पावर 0 हो जानी है, टाइम आ रहा है. सिर्फ यही टर्म कंसीडर करेंगे.
सो हमारा एवरेज पावर डिसिपेटेड पर साइकिल कितना हो जाएगा, पी एवरेज इक्वल टू ई नोट आई नोट अपॉन टू कोस फाई, क्योंकि हमने सेकेंड टर्म इग्नोर कर दी है, जीरो कर दी है। तो अब इस टू को मैंने क्या लिख दिया, √2 इंटू √2 लिख दिया है ना। √2 इंटू √2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई करा है इस स्टेप से स्टेप के बाद। और ई नोट अपन √2 क्या होता है, ERMS है ना, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और एक करंट की। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एवरेज पावर का, ERMS इंटू IRMS इंटू कोस फाई। अब इसमें कुछ एक 5 केस हैं, हम उनको जल्दी से करेंगे। पहला केस है प्योरली रजिस्टिव सर्किट। प्योरली रजिस्टिव सर्किट में आप जानते हो कि जो फेज़ एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच में 0 डिग्री एंगल फेज़ होगा। तो फाई इक्वल टू 0 जब आप यहाँ पुट करोगे तो कोस 0 कितना होता है 1, तो ये हमारा एवरेज पावर का फॉर्मूला आ जाएगा ERMS इंटू IRMS। सेकेंड केस प्योरली इंडक्टिव सर्किट। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में आपको पता है जो फेज़ एंगल होता है π/2 होता है, यानी कि वोल्टेज लीड करती है करंट से 90 डिग्री। तो जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो कोस π/2 कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो ये 0 इंटू समथिंग सारा ही 0 हो जाना है। तो एवरेज पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इट मीन्स एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन एन इंडक्टिव सर्किट ओवर ए कंप्लीट साइकिल इज 0। केस थर्ड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट, इसमें फाई की वैल्यू -π/2 लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट है ना। फेज डिफरेंस तो 90 होता है, लेकिन इसमें वोल्टेज पीछे होती है, करंट आगे होता है। तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड द करंट इन फेज बाय 90 डिग्री, -π/2। तो वो -π/2 करो चाहे +π/2 करो, cos π/2 तो 0 ही होता है। तो कैपेसिटिव के केस में भी हमारा जो पावर होगी ओवर ए कंप्लीट साइकिल आल्सो 0। फोर्थ केस हमारा सीरीज LCR सर्किट के लिए। तो उसमें आपको ध्यान होगा इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाया था, तो यहाँ से फाई यानी कि फेज एंगल का फॉर्मूला आया था tan इनवर्स XL - XC/R। तो इसकी फाई की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि पावर एवरेज कितनी है। लास्ट केस फिफ्थ हमारा है बड़ा इंपॉर्टेंट, एट रेजोनेंस इन LCR सर्किट। रेजोनेंस जो हमारा लास्ट टॉपिक था उसमें क्या था कि XL और XC की वैल्यू इक्वल होती है ना, इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपको याद होगा जब पुट करते थे तो हमारे पास रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला आता था। तो XL और XC जब हम यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से फिर फाई कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 0 हो जाना है। तो वो 0 कब होता है, जब वो 0 डिग्री होता है। तो कोस फाई जब 0 पुट करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्मूले में तो वो 1 आ जाना है। तो हमारी जो एवरेज पावर हो जाएगी ERMS इंटू IRMS। इट मीन्स मैक्सिमम पावर इज डिसिपेटेड इन द सर्किट एट रेजोनेंस।